हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत का एक टॉपिक है जो आपका लेक्चर नंबर 5 में है। 4 लेक्चर अपने हो चुके थे, आज आपका 5वां लेक्चर है। और 5वें लेक्चर में आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के संपूर्ण नॉलेज, जितने क्वेश्चन फैक्ट्स होते हैं, जो इसकी कहानी होती है। ये आर्य सभ्यता भी बोलते हैं, इसको वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। तो वैदिक सभ्यता में आर्य लोग होते हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ ये निवास स्थान करते हैं, तो सारा मैप के माध्यम से समझेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये लोग कहाँ से आए थे, आर्यों का भारत में आगमन कहाँ से हुआ था, कहाँ पे ये बसे थे। फिर इसके 2 भाग हो जाते हैं वैदिक सभ्यता के। एक ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। पहले काल में कहाँ बसे थे, दूसरे काल में फिर ये कहाँ बसते हैं, उत्तर वैदिक काल में इनका निवास स्थान क्या होता है। इनकी कहानियाँ जितनी भी होती है ना, वो सारे के सारे फैक्ट्स, जो कहानी है वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। और लास्ट में चल के हम 4-5 क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे। और जो भी हम यहाँ पे आपको डेटा देंगे, जो भी पढ़ाएंगे, वो सारा के सारा डेटा आपको अपने ऐप शिक्षा युग 2.0 पर मिल जाएगा। वहां से आप अपना ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो लेक्चर भी फ्री है और ये इसका जो कंटेंट है जो आपको मिल जाएगा पीडीएफ शिक्षा युग 2.0 पर, वो भी आपका बिल्कुल फ्री है। ये आपका वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास, यानी कि हम ये पूरी सीरीज करेंगे। और ये जो सीरीज है ये आपके लिए तैयार की गई है आईएएस की परीक्षा, एचसीएस, आरएएस, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस या बीपीएससी या फिर एसएससी के आप सीजीएल सीपीओ वगैरह एग्जाम देते हो। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी में एग्जाम देने वाले हो तो आपको फायदेमंद नहीं। काफी फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद रहे, क्योंकि इसकी कहानी आपको अच्छे से, इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन फैक्ट्स जितने हो सकते हैं, सारे के सारे आपको यहाँ मिल। आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। अपना ईयरबड्स या एयरपॉड्स, जो भी आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, और उसके बाद लेक्चर के बाद ये जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपके लिए लेक्चर भी ये, और आपके लिए क्या, ये पूरा पीडीएफ भी। तो हम चलते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर आपको और भी ऐसे लेक्चर सीखने, पढ़ने हैं, देखने हैं कंप्लीट, जिसमें आपको मिलेगा ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हम पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, साइंस का हम बायो भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी अगर आपको पढ़ने हैं, जो कि यूपीएससी पीसीएस लेवल का, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप अपने शिक्षा युग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो शिक्षा युग 2.0 ऐप को आप डाउनलोड करें, यहाँ से आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करें, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम वैदिक सभ्यता के साथ। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। मोटा-मोटी तौर पे अगर मैं बात करूँ तो ये आर्य लोग थे, ये भारत में बाहर से आए हुए थे। ठीक है? भारत में बाहर से आए थे। ये भी कई बार एक चर्चा का विषय रह जाता है कि कहाँ से आए थे, अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग हैं और इनकी रिसर्च चलती रहती है कि ये मध्य एशिया से आए थे, एशिया माइनर से या कज़ाकिस्तान एरिया से आए थे। अलग-अलग टाइप के अलग-अलग छोटी-मोटी बुक अलग-अलग अपना पॉइंट्स वगैरह रख देती। तो ये भी हम देखेंगे। फिर यहाँ आए थे, यहाँ के किस क्षेत्र में बसे थे, फिर इनकी कल्चर कैसी थी, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, ये व्यापार करते थे या नहीं करते थे तो कहाँ से करते थे, किस प्रकार करते थे। ठीक है, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यहाँ राजा था, वो कैसे किस प्रकार से यहाँ पे नियंत्रण करता था आम जनता पे। तो सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आप बस इस लेक्चर को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से देखें। एक बार देखने के बाद शायद आपको कोई दूसरा वीडियो लेक्चर नहीं देखना पड़े, क्योंकि कंटेंट ही इतना काफ़ी दिया है इसमें। अगर मैं बताऊँ तो इसमें आपके लिए 40 पेज हैं, यहाँ से आप देख सकते हो 40 पेज हैं ये। ठीक है? अगर 40 पेज में से आपके लास्ट के चल के तो 5 क्वेश्चन हैं, 36 पेज तक आपका डेटा है। अगर इतने क्वेश्चन, इतने डेटा आप पढ़ लेते हो तो दोबारा कोई नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और फिर बाद में आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, जिससे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी और ये मैपिंग के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो बच्चों चलते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, आपने पढ़ी थी, जिसका काल था 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का। नई खोज के अनुसार वो 7000 8000 पहले तक की भी बताई गई है। उसके बाद जिस सभ्यता का विकास होता है कुछ समय के बाद,
तो उसका जिसका विकास होता उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। इसको आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं आर्य सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसको वैदिक, ठीक है, उसको वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का विकास इतिहास है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं आर्य लोग माने जाते हैं। इसका जो काल है वो 1500, जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अब ईस्वी और ईस्वी पूर्व को पता हो ना, आपको पता होगा ना इतना, तो ईस्वी और ईस्वी पूर्व यानी कि आज 2023 चल रही है, तो 2000 यानी कि जब पहले स्टार्ट हुआ था ईसा मसीह के जन्म पर, उससे पहले के जो समय है वो सारे ईसा पूर्व मान लिए गए, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के वो सारे आपको ईस्वी में मान लिए गए। इसके दो कालखंड हैं, एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी तक का है। ठीक है, पहला कौन सा है? ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी तक का है। कंप्लीट कौन सा है? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें दो भाग बांटे गए हैं, पहला ऋग्वैदिक काल, ठीक है, दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, और ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। इसको दो भागों में क्यों बांटा? क्योंकि यहाँ की कल्चर में काफी डिफरेंस आ गया था, काफ़ी अंतर आ गया था, काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा यहाँ के लोगों के रहने-सहने की, ठीक है? यहाँ की जो कल्चर थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आया था, इसलिए इसको 2 भागों में बाँटा है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। तो ये जो ऋग्वैदिक काल है ये स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं ये कहाँ से। ये पृथ्वी का थोड़ा-सा मैप है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ हम बसते हैं, ये अपना भारत है, ठीक है? ये अपना भारत है, देख लिए भई ये भारत है। तो भारत है, इस क्षेत्र में आके ये बसे थे आर्य, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ थी 2500 ईस्वी पूर्व, इस क्षेत्र में आके आर्य बसे थे, इसको बोलते हैं सप्त संधौ प्रदेश, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? सप्त संधौ प्रदेश, ठीक है? और यहाँ पे बात ये है कि ये आए थे, ये 7 नदियों का क्षेत्र था, ये आए थे मध्य एशिया से, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। हिंद यूरोपियन भी बोला जाता है इनको, ये यहाँ से आए थे आर्य लोग और यहाँ आके बसे थे। ये कैस्पियन सागर है। अब अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ एक बार के लिए देखना है कि ये मध्य एशिया से आए थे, अभी भी इनके ऊपर रिसर्च जारी है। मैप से आप देख सकते हो। पॉइंट पे चलते हैं, ऋग्वैदिक काल जो आपने माना था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है, वो ये है कि ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आपने पढ़ा था कि सड़कें पक्की थी, नालियाँ ढकी हुई थी, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, पक्की ईंटों के मकान बनाए गए थे। बहुत कुछ आपने देखा था। तो यहाँ पे जो है ना ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यहीं पे हुआ था, और वैदिक सभ्यता का विकास यहीं से नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे। बाहर से आने पर तुरंत तो आपको पता ही है, जस्ट ये पक्के मकान नहीं बना सकते, ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती बाहर से आने के बाद। जिनका विकास यहीं से होता है तो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती। तो इसलिए यहाँ की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज आधार परिवार था। यहाँ पितृसत्तात्मक यानी कि पिता प्रधान होता था, पितृसत्तात्मक था, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक, ठीक है? मातृसत्तात्मक था और यहाँ पितृसत्तात्मक था। आर्यों का आर्थिक जीवन के मूलभूत व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। कृषि व पशुपालन था। पशुपालन इनका फर्स्ट प्रीफरेंस था। फर्स्ट प्रीफरेंस पे क्या था? पशुपालन। पशुपालन। और दूसरा प्रेफ़रेंस किसको देते थे? ये कृषि, क्योंकि ठीक है, दूसरा किसको देते थे? ये कृषि को देते थे। तो पहला पशुपालन, फिर कृषि। कृषि की भूमि को ये उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था वहाँ पे। ऋग्वैदिक संहिता की रचना इस काल में ही हुई थी। ऋग्वैदिक आपने पढ़ा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो इसी काल में हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? इस काल में हुई थी। अतः यह काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद संहिता ही है, ठीक है? ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, और ये सबसे प्राचीन वेद है। 1400 ईस्वी पूर्व के ओगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में भी ऋग्वेद काल के देवताओं, देखो भी 1400 ईस्वी पूर्व,
ये 1500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होती है, तो 1400 ईस्वी पूर्व यानी उससे 100 साल बाद के बोग्ज़कोई एशिया माइनर, ठीक है? के एक अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नास्ते है का उल्लेख मिलता है। तो इनका उल्लेख वहाँ भी मिलता है, इनका उल्लेख यहाँ भी मिलता है। इसी आधार पे कहा जाता है कि ये लोग वहाँ से आए थे, एशिया माइनर से आए थे। ओके? और ये जो एक बात और भी मैं बता देता हूँ, इंद्र है, वरुण है, अग्निदेव है, इनका आगे चल के उत्तर वैदिक काल में चल के कुछ देवताओं का महत्व चेंज हो जाता है, उनके स्थान पे दूसरे देवता भी आ जाते हैं। ये जो देव, महादेव जो भी, ठीक है, ये देवता हैं, चेंज हो जाते हैं। तो समझ जाओ कि जब देवता बदले जा सकते हैं, तो आपकी और हमारी क्या हैसियत होती है। समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, ध्यान रखें इस बात का। वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैदिक आर्य भारत में कहाँ से, किस रास्ते से आए थे? ईरान से होकर भारत आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया या एशिया माइनर से आए थे। कहाँ पे बसे थे? सतसंधो प्रदेश में। ठीक है? ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ऋग्वेद है, इसकी जो बहुत सी बातें प्राचीन, देखिए ईरान का एक प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। जो ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई हैं वही ईरान के एक सबसे पुराने वेद है, कोई भी ग्रंथ है, बुक है, उसके उसका नाम है अवेस्ता। उसमें भी ये बातें मैच होती हैं, मिलती हैं। कहाँ पे? ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता, उसमें भी और हमारे ऋग्वेद में, दोनों में बहुत से कंडीशन, टर्म कंडीशन मैच होती हैं, तो बातें हैं वो मैच। इसी आधार पे भी कहा जाता है ये लोग वहां से आए थे, कैसे आए थे, ईरान के रास्ते आए थे। तो यानी कि एक दिन में तो आए नहीं थे ये, वहां रुक रुक के आए थे, बहुत सी चीजें सीखते चलते हैं, हम जाते हैं तो बहुत सी चीजें छोड़ते चलते हैं। अब ये आए थे यहाँ पे भारत के किस क्षेत्र में आके ये बसे हैं? चलो देख लो यहाँ कहाँ आके बसे हैं। ये आके इस क्षेत्र में बसे थे, ऋग्वैदिक काल पंचतंत्र क्षेत्र, ठीक है? कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश, ये क्षेत्र दिखा हुआ आपको, सप्त सिंधु प्रदेश। 7 नदियों का, 5 तो ये थी इसकी सिंधु नदी की, और 2 ये थी। और 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ था? यहाँ पे। ओके? 10 राजाओं का युद्ध यहाँ पे हुआ था। तो सप्त सिंधु प्रदेश में आके ये बसे थे, इधर जाके, ठीक है, ये आके बस गए, बसा दिया आपने। अब ये मैप से भी आपको पता चल जाएगा कि ये भारत का मैप है, पश्चिमी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ नर्मदा नदी पर बैमाबाद, ठीक है, ये सारे जितने पॉइंट थे मैंने पढ़ाए थे। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी फैक्ट्स याद करने, कहानी समझ, तो पीछे के लेक्चर में जाएं आप, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो डाउनलोड करें आप ऐप शिक्षा युग 2.0। चलो, भौगोलिक विस्तार से पहले हमने इनका मैप देख लिया। अब भौगोलिक विस्तार की कहानी भी हम पढ़ लेते हैं। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना इसी दौरान हुई है, ऋग्वेद की रचना इसी दौरान हुई है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सप्तसंधव क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पे है। इसमें मिलता है ऋग्वेद के निवास स्थान का। 7 नदियों का क्षेत्र, जिसका मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, सतलज, विपाशा जिसका आज नाम है वर्तमान में व्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। इन सातों नदियों का जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश। और यहाँ आके ये बसे हुए थे, आर्य लोग बसे थे। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। धीरे धीरे चल के ये मैदानी क्षेत्र में भी आ जाते हैं, बसते हैं, और फिर ये बिहार के क्षेत्र तक भी, एमपी के, मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक भी अपना निवास स्थान कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो ये पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन बाद में ये अपना विस्तार अलग अलग जगह भी कर लेते हैं। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवृत क्षेत्र कहा गया है। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सतलज और यमुना के क्षेत्र को ब्रह्मवृत कहा गया है। ऋग्वेद में सतलज और यमुना का क्षेत्र, ठीक है, सतलज, सतलज कहाँ है? ये रही सतलज और यमुना, इसको क्या कहा गया? ब्रह्म क्षेत्र, ठीक, ब्रह्म क्षेत्र, ओके, ब्रह्म क्षेत्र। और इसी में क्या है?
सरस्वती और द्रवित नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र है। सरस्वती नदी यहाँ पे है, जो आजकल नहीं मिलती है सरस्वती नदी, और इस क्षेत्र को कुछ मिला के तो बाद में गायब हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, एक बात और है, ये ब्रह्मवर्त है, इसको वैदिक सभ्यता का केंद्र माना गया। केंद्र किसे माना गया? यानी ये राजधानी माना गया, केंद्र। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया। मैंने क्या कहा था कि सतसंध प्रदेश के बाद ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में भी अपना कब्जा करते हैं, अधिकार करते हैं, और ऐसे चलते चलते ये बिहार तक भी पहुंच जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वहां पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यवर्त कहा गया। धीरे धीरे करके ये संपूर्ण उत्तर भारत में कब्जा कर लेते हैं, और इस कारण से ही भारत को आर्यवर्त भी कहा गया। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करते हैं तो फिर सरस्वती। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ जमीन थी, अच्छा वो पैदावार हो जाती थी अपने अनाज की, क्योंकि ये सबसे पहले किस पे? पशुचारण वगैरह पे ध्यान देते थे। उसके बाद इन्होंने कृषि पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। सरस्वती नदी, जिसे देवीतमा, मातेतमा या नदीतमा भी कहा गया। सरस्वती नदी को पहले नदी की देवी कहा गया, उसके बाद इसको विद्या की देवी कहा गया था। तो सरस्वती है, सरस्वती को प्रारंभ में नदी की देवी कहा गया। क्या कहा गया? नदी की देवी कहा गया। बाद में यह विद्या की देवी हो गई। बाद में इसको विद्या की देवी कहा गया। ये बात पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, इसमें नहीं लिखा था। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद है, उसमें गंगा नदी का एक बार, गंगा नदी का एक बार चर्चा की गई है, और यमुना नदी की 3 बार चर्चा की गई है। और जो सरस्वती है, इसको पहले नदी की देवी कहा गया, और तत्पश्चात उसको विद्या की देवी के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। फिर देखते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था, समाज का रखवाला कौन था, समाज कैसा था, कैसे लोग रहते थे, और कैसी इनकी दिनचर्या थी। जो भी पॉइंट यहाँ से बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट यही होता है, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था, यहाँ पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार रहने के बावजूद स्त्रियों की दशा बेहतर थी। स्त्रियों की दशा बेहतर थी यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में चल के, ये ऋग्वैदिक काल चल रहा है, उत्तर वैदिक काल में चल के स्त्रियों की जो दशा है वो बहुत ही गिरावट आती है, उनकी दशा में बहुत ज्यादा गिरावट आती है, बहुत कुछ अलग हो जाता है। इसलिए वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के जो लास्ट हिस्से को हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, और इसलिए हमने 2 भागों में बांटा है। तो पितृसत्तात्मक परिवार था, लेकिन स्त्रियों की दशा अच्छी खासी थी। यहाँ इनको जो राजा होता था उसकी सभा सभा और समिति में भी भाग लेने का अधिकार होता था। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, समानता का अधिकार था, कोई जाति विशेष पर कोई ऐसी दिक्कतें नहीं थी। बाद में चल के बहुत कुछ चेंज होगा। तो यहाँ से जो भारत की दशा चेंज होनी प्रारंभ होती, वो यहीं से होगी। और यहाँ इसको आप बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देखना। यद्यपि वीर पुत्रों के जन्म की कामना की जाती थी, परंतु पुत्रियों की भी उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार का मतलब था उनका पालन पोषण, उनको शिक्षा देने के लिए भी पूरा अधिकार था, पूरी कोशिश की जाती थी उनके लिए, पूरा रख रखाव पूरी इज्जत के साथ। ऐसा नहीं था कि अगर हमारा वीर पुत्र जमा हो तो हम जन्म हो तो हम क्या हो कि पुत्रियों की कोई देख रेख नहीं करेंगे। नहीं, पुत्रियों की भी देख रेख हुआ करती थी। और ये क्या था? उपनयन संस्कार किया जाता है। इसका मतलब उनके पालन पोषण में विशेष ध्यान दिया जाता, उनकी एजुकेशन शिक्षा में काफी सुधार के लिए काफी ध्यान दिया जाता था। उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी इस काल में, यानी कि किसकी?
तो महिलाएँ जो लड़कियाँ होती थी, पुत्रियाँ होती थी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इस काल में सामान्यतः गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति में क्या होता था? देखो आजकल आपने देखा हुआ होगा कि आजकल जो बच्चे हैं सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी यूपीएससी वाले तो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अलग ही शिक्षित हैं। एसएससी वाले बच्चे काफ़ी हरकतें ऐसी करते हैं कि सेलेक्ट हो जाते हैं, जिस शिक्षक से पढ़ते हैं, उसी का गुणगान करते हैं कुछ दिन, उसके बाद उसी को कोसना प्रारंभ कर देते हैं, गालियाँ देते हैं, ऐसी-ऐसी। तो हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं था। हमारी संस्कृति गुरुकुल संस्कृति थी और गुरुकुल के अंदर जिसको भी जाना होता था, बड़ी इज़्ज़त से गुरु के चरणों में जाना था। अगर कोई राजा भी जाता ना, तो राजा को भी अपना मुकुट और जो अपने पैरों पैरों में पहनते थे, जो भी चप्पल या उस टाइम पे शायद खड़ांग वगैरह कुछ भी बोलते थे, तो वो बाहर ही दरवाजे पे रख के जाना होता था। वो वहाँ पे भी अपने गुरु के सामने ऐसे नहीं जाता था, कि राजा हो तो बाहर हो, गुरु के चरणों में गुरु के पास आए हो तो आपको नतमस्तक होके ही आना पड़ेगा। लेकिन आजकल का ट्रेंड चला हुआ है शिक्षक को गाली देना, कब? जब आप सक्सेस हो जाते हो तब। बाद पहले भी दे देते हैं बच्चे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति बहुत उच्च उच्च लेवल की संस्कृति रही है, गुरुकुल पद्धति थी, जहाँ मौखिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में एक छात्र लिखता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं, यानी डॉक्टर हैं। मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक यानी डॉक्टर हैं और मेरी माता आटा पीसती है। इसका तात्पर्य है कि हम घर में 3 सदस्य अलग-अलग काम करते हैं। और पहले क्या था कि जो जिस काम को करता था, उसी हिसाब से उसकी जाति विशेषता होती थी। लेकिन बाद में क्या जन्म आधारित जाति विशेषता हो गई और जन्म आधारित जाति विशेषता होने पर काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोप हुआ है हमारी संस्कृति का। इससे स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार में लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे, विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक परिवार में अलग-अलग क्वालिटी के आदमी रहते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जनमूलक था। आपका क्या गोत्र है, मेरा क्या है, सबका क्या है, गोत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार थी या कुल था। सबसे छोटी इकाई परिवार, उसके परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पिता को क्या, यानी परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कुलप, कुल का प्रधान, ठीक है? कुल का प्रधान कुलप कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान मिलता था। ऐसा नहीं है कि पितृसत्तात्मक है तो महिलाओं को इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, पूरा अधिकार था। बाद में चल के तो अधिकार छीन लिए गए थे। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, संयुक्त परिवार, इकट्ठे परिवार की। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यहाँ यहीं पे आके वर्ण व्यवस्था के दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषूत में 4 वर्णों की उत्पत्ति मिलती है, जिसके अनुसार पुरुष मुख से विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मण क्षत्रिय भुजाओं से, ये कुछ रह गए यहाँ से, बोलते हैं ब्रह्मा के बताया करते हैं। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मण क्षत्रिय भुजाओं से और वैसे जांघों से हम शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा माना जाता है, पर मैं ये नहीं कहता कि सही है या नहीं है। ठीक है? ऐसे हो नहीं सकता, साइंस ऐसी बातों को नहीं, पर इनमें ऐसा लिखा है। इस काल में स्त्रियों को अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, यज्ञ कार्य में भाग लेने का अधिकार था। बाल विवाह, सती प्रथा या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं था, तो बाद में प्रारंभ हुआ। सती प्रथा जैसी एक बहुत ही घृणीय प्रथा हमारे मूल रूप से उस समय नहीं थी, जो बाद में हुई है, और इसके साथ पर्दा प्रथा भी नहीं थी। ये बाद में आई हैं सारी की सारी प्रथाएँ। सामान्यतः एक पत्नी तब विवाह प्रचलित था, एक पत्नी ही होती थी, बाद में तो राजा है वो पता नहीं कितनी-कितनी पत्नियाँ रखता था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का कोई प्रचलन नहीं था, किंतु मृत्यु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। ये था, आप दहेज वगैरह कुछ नहीं देने की कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन कुछ पिता अपनी मर्ज़ी से दे सकता था। बाद में चल के ये सारी कुप्रथाएँ चेंज होती गई, ये प्रथाएँ कुप्रथाओं में बदलती गई। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे, शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। क्या स्त्रियाँ भी शिक्षा हासिल कर सकती थी? ऋग्वेद में जैसे घोषा, सिक्ता, अपालन, विश्वधारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, ये बहुत महान स्त्रियाँ हुई हैं उस समय की। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। जो कन्याएँ, जो लड़कियाँ जो कभी शादी नहीं करती, उनको बोला था, क्या बोला जाता था? अमाजु।
है अमाजु, जो लड़कियां शादी नहीं करती थी आजीवन, आजीवन शादी नहीं करने वाली लड़कियों या कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। उत्तर प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई, जिसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से साहचर्य स्थापित करना पड़ता था, यानी संबंध बनाने पड़ते थे। और एक बात और भी है, जब अपने पति की डेथ हो जाती थी तो उसके अपने पति के छोटे भाई के साथ भी शादी करने की प्रथा थी, जिसको इसी को भी हम नियोग ही बोलते थे, उस समय इसको नियोग ही बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु वह यूनान और रोम जैसी दास प्रथा नहीं थी, यूनानी दास प्रथा नहीं थी। दास कुल मिला के दास प्रथा तो वैसे अच्छी होती नहीं, पर सामान्य ही थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और चर्म के बने होते थे, यानी कि चमड़े के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन से थे? चलो अभी हम देखते हैं, दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। एक था अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की स्त्री हो। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री हो तो उसको क्या बोलते थे? अनुलोम। ठीक है, एक होता है अनुलोम, एक होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी कि उल्टा दूसरा। प्रतिलोम में क्या होता है? विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। अगर उच्च वर्ण की स्त्री है और निम्न वर्ण का पुरुष है तो फिर प्रतिलोम, और उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री है तो फिर अनुलोम विवाह उसको बोला जाता था। कान में कर्णशोभन, यानी कि कान में जो भी बालियां वगैरह पहनते थे, कर्णशोभन, सीसा, कुंभ नामक आभूषण पहनने की प्रथा थी। अतिरिक्त खादी, रुकुम, भुजाबंद, यानी कि ये सीधी सी बात आप बोल सकते हो, जितने भी श्रृंगार के साधन थे वो उस समय अवेलेबल थे, कानों में, हाथों में। तो क्लायन संस्कृति का विषय होता है, वहां पे ये पूछ लेता है कि जो भुजबंद कहाँ पहने जाने का, वो क्या बोलते हैं इसको, जो श्रृंगार आभूषण था, भुजबंद कहाँ पहनने का आभूषण था, नुपुर कहाँ का आभूषण था, ये ऐसे एग्जाम में साइंस उसमें पूछता है, कला एवं संस्कृति में कई बार पूछ लेता है यूपीएससी में। भिषज शब्द का प्रयोग, भिषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद के लिए, ठीक है, वैद के लिए किया गया है। भिषज अश्विन देवता को कहा जाता था। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, जो आज भी जलाया जाता है, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है। आर्य लोग जलाते थे, लेकिन कभी कभी इसको दफना भी देते थे। दोनों ही प्रकृतियां थी, लेकिन जलाने की प्रथा ज्यादा थी। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही थी। पॉइंट नेक्स्ट पे चलते हैं, इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी? राजनीतिक स्थिति देखते हैं हम। ऋग्वैदिक समाज कबीलियाई लोग थे, कबीले में रहते थे। ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। परिवारों का इकट्ठा होकर एक कबीला बनता था, जैसे आज के गांव है, और वहां कबीलों का इकट्ठा होके, परिवारों का इकट्ठा होके एक कबीला हो जाता था। कबीला का एक राजा होता था, सरपंच महोदय, जिसे गोप कहा जाता था। वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप, ठीक है, कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। कुलों के आधार पर क्या? ग्राम का निर्माण। इसमें कितने कुल हैं और कुल का प्रधान कौन था? कुलप था, जिसका और उनका इकट्ठा होके एक ग्राम, तो आजकल ग्राम है, विलेज है, का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। यानी कि अच्छा, ये सरपंच साहब है, ग्रामणी होता था। और अनेक ग्राम मिलकर विस बनते थे, यानी कि एक ब्लॉक बना दिया जाता था। ब्लॉक का प्रधान, जिसका प्रधान विस्पति होता था। विश्व में जन बनता था। दो कबीलियाई संगठन था, इसका प्रमुख जनपति होता था। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था 5 हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे पहले कुल परिवार, परिवार का प्रधान कुलप, फिर ग्राम, ग्राम का प्रधान कौन था? ग्राम होता था जिसका सरपंच महोदय, यानी कि आज के समय का ग्रामणी। और फिर ग्राम, कुछ ग्रामों को मिला के एक क्या बनता था? विस बनता था, विस। और विस का प्रधान कौन होता था? विस्पति होता था, विस्पति होता था। और फिर क्या हो जाता था? जन होता था, और जन के बाद एक राष्ट्र हो गया। ठीक है, या स्टेट हो गए, फिर एक राष्ट्र हो। ये बात ध्यान में रख लेना, छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप इनको लिख भी सकते हो। जैसे कि आप लिखोगे कुल, कुल का प्रधान कौन था? कुलप था। कुल का प्रधान कुलप।
ग्राम का प्रधान ग्रामणी, विष का प्रधान विस्पति, विस्पति। और फिर क्या था, विष से जन बनता था, विष से क्या बनता था, जन, जो कबीलियाई संगठन था, इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था, इसका प्रधान कौन था, जनपति था, इसका प्रधान जनपति था। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां थी। ओके, और जनपति के बाद आपका राष्ट्र हो जाता था, बाद आपका राष्ट्र होता था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जहां तक हो गए थे। फिर अपना राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, साथ ही गणतंत्र भी था। दोनों प्रणालियां थी। राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। राजा का कार्य क्या था, अपने कबीले की रक्षा करना था। और कबीले की रक्षा के लिए जो सेना होती थी वो परमानेंट नहीं होती थी। उस समय समय अगर कोई विपत्ति आती थी, उस समय कबीलियाई लोगों को इकट्ठा करके सेना में चेंज किया जाता था, सेना का संगठन किया जाता था। परमानेंट यानी कि हमेशा सेना नहीं रखते थे। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा और समिति, सभा यानी कि राज्यसभा, लोकसभा उस समय भी थी, आज के समय राज्यसभा और लोकसभा उस समय पर भी थी, तथा मंत्रिमंडल भी था, विधव भी था। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी, तो आज के समय में होते हैं। पर आज के समय में आप देख रहे हो संसद पे कैसे कैसे क्या क्या चलता, चप्पल जूते तक भी चल जाते हैं, बट वहां पे ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी, महिलाएं उस समय भी भाग लेती थी, आज भी भाग लेती हैं। सभा में, विधान परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, मंत्रिमंडल में भी महिलाएं थी। परंतु आज का दौर बहुत अलग है वहां से। आज का दौर, अगर कोई भी महिला है, कोई भी सांसद, जैसे भी महिला पुरुष जो भी है, अगर वो सत्ता में है तो उचित है वो शांत रहता है, अगर सत्ता में नहीं है तो वो आरोप लगाता है, इस सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। आपने देखा नहीं था क्या, जैसे पिछली सरकार में स्मृति ईरानी 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, सिलेंडर लेके घूम रही थी, कि वो अनशन पे बैठती थी, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई, 400 रुपये में महंगाई थी, आज 1200 1300 का सिलेंडर है। ठीक है, मैं किसी भाई सरकार या किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, अभी बाद में बोल दो कि आप किसी पार्टी के विरोध। तो विधान परिषदों में भी महिलाएं सक्रिय भागीदारी लेती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। उत्तर वैदिक काल में चल के इनका लोप हो जाता है, खत्म हो जाती है, इनका महत्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब क्या करता है कि राजा है, राजा के साथ ही दो समितियां हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राजा सब कुछ हैंडल नहीं कर पाता, तो एक वर्ग है जो बहुत अच्छे समझदार आईएएस आईपीएस मानते हो, बाकी यहाँ अपने कहाँ सारे नेता ऐसे ही हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसे माना जाता था कि उचित वर्ग के लोग, जिनको अच्छा सा संपूर्ण ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, वो राजा को सलाह देते थे। उस समय पर भी ये दो सभा और समितियां हुआ करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संघात, सभा जो थी, ये जो सभा थी, श्रेष्ठ एवं संघात लोगों की संस्था थी, जैसे कि राज्यसभा। और समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती। फॉर एग्जाम्पल के लिए सभा को आप बोल सकते हो राज्यसभा। ठीक है, आज की जो राज्यसभा, उदाहरण के तौर पर, और जो दूसरी कौन सी, समिति। ठीक है, समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती समिति। लोकसभा, लोकसभा, आज के समय की लोकसभा। उदाहरण के तौर पर कभी आप बोल दो कि वहां पे ऐसे, कब आपको कैसे पता, उदाहरण के तौर पे आज भी तो यही होता है। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत उसे करने पर, यानी उसे, उसकी नियुक्ति, उसे पद से हटाने पर नियंत्रण रखती थी। राजा को पद पर बनाए रखना या उसे पद से हटाने का नियंत्रण कौन करती थी, समिति। ठीक है, जो आज की लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा जो आज की। इसके आगे चलते हैं। विद्युत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, विद्युत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां भाग एवं समितियों में भाग ले सकती थी, स्त्रियां सभा एवं समितियों दोनों में भाग ले सकती थी। सबसे प्राचीन, ये क्वेश्चन आया था भाई, ये एक बार क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कि विद्युत आर्यों की प्राचीन संस्था,
आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विधा थी, समिति थी या फिर विदत थी? ये एक बार क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रख लेना ये। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। आजकल तो थोड़ी-सी पावर में आते ही ज़मीन खरीद लेते हैं, खरीद के हड़प लेते हैं। लेकिन उस समय नहीं था। वो ज़मीन का स्वामी नहीं था, जबकि भूमि का स्वामी तो जनता में ही निहित था, जनता में ही निहित था। बाद में चल के राजा की पावर में काफ़ी विस्तार हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी-ऐसी गलत प्रवृत्ति आती हैं आगे। उस समय देख सकते हो आपने कितना सामान्यतः पढ़ा है कि ऐसी ऐसी गलत प्रवृत्तियाँ उस टाइम पे नहीं थी। आजकल तो कोई भी एक छोटा-सा एमएलए बन जाता है, वही पता नहीं कितने बड़ी क्षेत्र को कब्ज़ा कर लेता है, खरीद लेता है। बलि एक प्रकार का कर था। बलि जो था, बलि का बकरा, ठीक है? बलि जो था, ये कोई बलि यानी कि किसी की जीव हत्या से संबंधित नहीं था। ये एक प्रकार का कर था, टैक्स था, जो कि राजा को अपनी मर्ज़ी से देना होता। जनता अपनी मर्ज़ी से राजा को पे करती थी। ये पाबंद नहीं था। बलि क्या था? एक प्रकार का टैक्स था, कर था, जो आम जनता अपनी मर्ज़ी से राजा को पे करती थी। तो जनता द्वारा स्वेच्छा से राजा को पे किया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेता था। राजा क्या करता था, जो टैक्स लेता था उसके बदले उनकी ज़िम्मेदारी की ज़िम्मेदारी लेता था। यानी कि आप बोल सकते हो ये एक प्रकार का इंश्योरेंस था, ठीक है? इंश्योरेंस था ये। जनता बलि नाम का एक टैक्स, एक कर राजा को देती थी। राजा इसके बदले में सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेता था कि आपकी सुरक्षा अब मेरी ज़िम्मेदारी है। यानी कि आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका एलआईसी हो गया। राजा नियमित तथा स्थायी सेना नहीं रखता था। मैंने पहले बताया था कि राजा स्थायी सेना, परमानेंट सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन प्रांत, गण, ग्राम और सर्व नाम से विविध टोलियां करती थी। तो अलग-अलग तरह के टोलियों का नाम है। ऐसे एग्जाम में सारी चीजें नहीं पूछता है, पर सेना वो परमानेंट नहीं रखता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य यानी कि कबीले की संरक्षक या कबीले को विजय करने वाला कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था? गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य कहा जाता था। फिर आती है उनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कैसी थी? क्या वो भी आज की सरकार की तरह रिजर्व बैंक से पैसे निकालते थे या फिर ऐसे ही इकट्ठे कर लेते थे अपनी मेहनत से? देखो भाई, कई बार कहा जाता है, मैं वैसे किसी से पूछ रहा कि भारत के 3 युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान के साथ भी हुआ है, चाइना के साथ भी हुआ है, तब भी भारत सरकार ने पैसे नहीं निकाले रिज़र्व बैंक से, बाकी इस समय निकाले हैं, तो स्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की तो बहुत ही खराब, आपको पता ही है, हर रोज़ न्यूज़पेपर में। और अपने देश की भी देख लिया करो, पाकिस्तान की स्थिति खराब देख के हँसने से कोई फ़ायदा नहीं, अच्छी अपनी भी नहीं चल रही। आप देखते हैं आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। पशुपालन प्राकृतिक, पशुपालन था वो प्राथमिक पेशा था, और जो कृषि थी वो द्वितीयक। मैंने बताया था पहले ही पॉइंट में, सबसे पहले लिखा था कि ये कृषि और पशुपालन करते थे। तो पशुपालन का प्रथम था, और दूसरा कौन सा था? कृषि करना। लेकिन बाद में चल के कृषि करना ये स्थायी हो गए, तो कृषि करना इनका पहला पेशा हो जाता है आगे चल के। इस काल में गाय को पवित्र पशु कहा जाता था, और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया। इसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। कविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्या, ये क्वेश्चन आया था, अघन्या किस पशु को कहा गया था? वैदिक काल में अघन्या किसको कहा गया था? गाय को, जिसका मतलब है न मारने योग्य पशु। गाय को मारा नहीं जा सकता। अगर गाय को मार दिया ऋग्वैदिक काल के अनुसार, तो उसको या तो सजाए मौत दी जाएगी या देश निकाला जाएगा। ऋग्वैदिक काल में क्या था? गाय को अघन्या, जिसका मतलब था न मारने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने जाने की व्यवस्था थी। या तो जिसने गाय की हत्या कर दी, या तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, या फिर उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और गाय का दूध जो निकालती थी, गाय को दूहती थी, उसको दुहिता बोलते थे। किसको? गाय को दूहने वाली पुत्री को। यानी आमतौर पर पुत्री को क्या बोला जाता था? दुहिता बोला जाता था, जो दूहती थी या गाय का दूध निकालती थी। इस पर्पज से, इस कारण से पुत्री को दुहिता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दुहिता। दुहिता किसको बोला जाता था? पुत्री को बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? गाय को दूहती थी इसलिए पुत्री को दुहिता बोला जाता।
घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, क्योंकि आर्य समाज में आर्य लोगों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बाद में चल के तो लोहे का भी विकास हुआ है। तो घोड़े पे लड़ाइयाँ लड़ना या समय पर पहुँचना, तेज़ रफ़्तार से पहुँचना, तो जिनसे इनको फ़ायदा होगा तो वो उनका आदर्श पशु तो होगा ही। तो घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट आदि पशु भी थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है, जिसमें अनाज, जौ अथवा जौ का उल्लेख मिलता है, जिसमें जौ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था, यानी इनका अधिकार ज़्यादा था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु। बाकी एक सोने का टुकड़ा भी दिया जाता था, जिसको निस्क बोलते थे, जो बाग आगे चल के धातु यानी कि मुद्रा के रूप में प्रचलित हो जाता है आगे चल के। परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निस्क, ठीक है, निस्क का भी उल्लेख मिलता है। निस्क क्या था? जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा, जो सोने का आभूषण या सोने का टुकड़ा था। बैंक नोट सूदखोर, जो पैसे, जो ब्याज पर पैसे देते थे, आजकल के जो बैंक हैं जो ब्याज पर लोन देते हैं, इसी प्रकार बैंक नोट सूदखोर को कहा जाता था, जो ब्याज के ऊपर पैसे देते थे। ठीक है, उनको क्या बोला था? बैंक नोट सूदखोर। ऋग्वेद में बढ़ई बढ़ई की चर्चा है, रथकार की चर्चा है, बुनकर की है, चर्मकार की, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख नहीं मिलता, यहाँ कपास का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अष्टकर्णी से यह विदित होता है कि ऋग्वेद को संभवतः अंकों की नॉलेज थी। अष्टकर्णी किसे कहा जाता था? ठीक है, अष्टकर्णी गाय को, ठीक है, यहाँ से एक था ना अष्टकर्णी को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। और अष्टकर्णी से क्या मतलब निकलता है कि इनको संभवतः अंकों की नॉलेज थी, अंकों का इनको पता था, अंकों का पता था। पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। अयस अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ, जिसका संभवतः तांबे या कांसे से मतलब है। अयस का मतलब है तांबा या कांसा, कॉपर या ब्रोंज। और श्याम अयस का मतलब था लोहा। श्याम अयस का मतलब था लोहा। अयस का मतलब कॉपर या तांबा, कॉपर या नो सॉरी कॉपर या ब्रोंज, तांबा या कांसा। इसका मतलब था अयस का मतलब। और श्याम अयस का मतलब था लोहा। श्याम अयस, जो आगे चल के आएगा श्याम अयस, जिसकी खोज बाद में होती है, जिसका मतलब था लोहा। इससे काफी हथियार औजार बनाए गए थे, लोहा। फिर यहाँ की धार्मिक स्थिति देखते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी थी इनकी? धार्मिक स्थिति ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति के लिए किया जाता था। धार्मिक कर्मकांड के लिए, ये भौतिक सुखों के लिए धार्मिक कर्मकांड करते थे। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में बहुत देवताओं को मानते थे, अनेक देवताओं को मानते थे। अग्नि देवता, वायु देवता, जो जो आपने पढ़े होंगे, कई बार आप जाते हो ना किसी विवाह शादी में, मंत्र नहीं देखे क्या? पंडित जी करता वायु देवता, सूर्य देवता, जैसे ऐसे करता है। ठीक है, तो ऐसे देवता थे। फिर भी वो एक ईश्वरवाद में मानते थे कि यानी कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, देवता काफी हैं, देवता अलग है, देवता बहुत हैं, लेकिन भगवान एक है। एक ईश्वरवाद में ये भरोसा करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। ऋग्वेद में अनेक देवता हैं और ये मानता है कि अनेक देवता हुए हैं, परंतु इनमें देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। जो देवता हैं वो क्या हैं? सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक है। आप पीपल की पूजा करते हो, वन देवता मान लोगे। पानी पीते हो आप, पानी का अच्छा, आपको पता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अहम योगदान है। पानी के बगैर आप नहीं रह सकते। कुछ टाइम के लिए आप खाने के बगैर रह सकते हो, पानी के बगैर नहीं रह सकते हो। आप उसको इज्जत से बोलते हो, इज्जत देते हो, तो जल देवता। वायु के बगैर आप नहीं रह सकते, आपके प्राण छूट जाएंगे, तो वायु देवता। यानी कि यहाँ प्रकृति प्रेम से संबंधित इन्होंने देवताओं का उल्लेख किया है। लेकिन ये ईश्वर को एक ही मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया। आकाश का देवता, आकाश देवता में आपके सूर्य हैं, धोष है, वरुण है, पूषण। ये पूषण है, बाद में चल के शायद यही पूषण है, अलग अलग कुछ देवता बदल भी जाते हैं आगे चल के। विष्णु है, सविता, आदित्य आदि हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वायु है, पुनर्जय है, यम है, प्रजापति है। पृथ्वी के देवता अग्नि देवता, सोम देवता, पृथ्वी देवता, बृहस्पति देवता, सरस्वती देवता। अरे भाई मैं
मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे पहले थे, लेकिन ये एक ईश्वरवाद को मानते थे, ईश्वर एक है, देवता अलग अलग हैं, आकाश के देवता अलग हैं, अंतरिक्ष के अलग है, पृथ्वी के देवता अलग हैं, लेकिन ईश्वर एक है, भगवान एक है, ऐसा ये मानते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर पुरंदर कहा गया, जिसका मतलब किलों को ध्वस्त करने वाला। इसमें क्या है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है इंद्र को ऋग्वेद में? पुरंदर। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता कहा गया। आर्यों का युद्ध नेता कौन था? इंद्र, जिसका काम वर्षा, आंधी, तूफान भी अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती थी तो इंद्र देवता से गुजारिश करते थे, तो आंधी आ जाती थी, तूफान आ जाता था, वर्षा हो जाती थी। तो ये क्या कहा, इंद्र को आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, और इसको बोलते थे, वो क्या है, किलों का विनाश करने वाला। ठीक है, किलों का विनाश करने वाला। दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्निदेव था। अग्निदेव थे जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्निदेव का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच की मध्यस्थता करना था। आम जनता, मनुष्य और देवताओं के बीच में भी तो कोई आदमी हो जो उनकी वार्तालाप करवा सके, सुलह समझौता करवा सके, वो काम किसका था? अग्निदेव का। अग्निदेव का काम क्या था? अग्निदेव का मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना था। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण देव था। वरुण, इनका काम क्या था? जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं, इनको 30 सूक्त समर्पित हैं, और जो जल निधि प्रतिनिधित्व करते थे, जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे, वरुण को ऋत शोपोगा भी गोपा भी कहा जाता था। गायत्री मंत्र स्विता, गायत्री मंत्र सरस्वती देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, ध्यान रखना। आगे चल के क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा आपसे। 4-5 क्वेश्चन मैंने बताए थे, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैच कर लेना। सोम को पेय पदार्थ का देवता, सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। धौस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल में उस दौरान मूर्ति पूजा नहीं होता था, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं थी उस समय। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता था। पहले ये पशुओं का देवता था, जो बाद में चल के वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। ये ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता था, और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों का देवता हो गया। देखो मैंने यहाँ बताया भी था एक बार, अगर यह तो पूषण, ठीक है। तो बाद में जो आकाश देवता था, ये पहले किसका देवता था? पहले ये पशुओं का देवता था। पहले पशुओं का देवता था, और पशुओं के देवता से चेंज होके ये उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। जिस प्रकार सरस्वती नदी, पहले नदी की देवी थी सरस्वती, उसके बाद ये विद्या की देवी हो गई थी। बदलता है बहुत कुछ। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते थे। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर कहा जाता था। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उपासना की विधि प्रार्थना में यज्ञ से थी। अरण अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। जंगल की देवी उस समय कौन थी? अरण्यानी, जंगल की देवी। ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। ऋग्वेद में प्रथम और 10वें, ऋग्वेद कितने हैं? 4 हैं, वेद हैं 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैंने पहले पढ़ाया था क्या क्या है इनमें। अथर्ववेद में जादू टोना है, औषधि है, वशीकरण है, वगैरह सारे चीज पढ़ाए थे। सामवेद में क्या है? संगीत के 7 सुर मिले हैं, ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद में कौन सा है? अथर्ववेद है। तो ये हमने पहले पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहला लेक्चर देखें, पहले लेक्चर में सभी का सभी को पढ़ाया गया है। फिर आता आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। फिर आता आपका कौन सा? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में इसका समय माना जाता 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व इसकी शुरुआत 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है इसका समय। उत्तर वैदिक काल के दौरान लोग कहाँ बसे थे? ये आर्य लोग कहाँ बसे थे, ये हम एक बार उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र देख लेते हैं। ये सप्त सिंधु क्षेत्र है, ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये हस्तिनापुर है,
ये कुरुक्षेत्र है और यहाँ पे ही जो लड़ाइयाँ होती हैं वो आपको पता ही है। आगे आपने महाभारत देखी होगी या आपने ऑनलाइन टीवी पे देखी होगी पहले, या वैसे भी आपने गीता वगैरह पढ़ा होगा। तो ये आपके क्षेत्र सारे के सारे यहाँ पे है। कौशल क्षेत्र का भी उसमें जिक्र होता है, कौशाम्बी का भी जिक्र होता है। यहाँ पे मत्स्य क्षेत्र का भी होता है, हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर का शासक। ये यहाँ पे अपना ये पूरे क्षेत्र में आर्य लोग कब्जा कर लेते हैं धीरे धीरे कर, और ये ऐसे ही जमीन पे कब्जा करते करते ही विवाद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो देखते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पंजाब से आर्यजन गंगा, पंजाब से स्टार्ट होते हैं। पंजाब से आर्यजन गंगा, यमुना और दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। दो प्रमुख कबीले थे, भरत और पुरु, भरत और पुरु। तो ये क्षेत्र हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, क्योंकि आज के लेक्चर में थोड़ी सा इश्यू होगा कि लाइट चली गई है, और अब लाइट जाने के बाद अगली समस्या भी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्टर में इतना जो सिस्टम चलता है लाइट वगैरह का, बैटरी में थोड़ी सी दिक्कत। तो आज के लिए हमने इतना पढ़ा है। मैं एक बार बता देता हूँ जो आज पढ़ा हमने। हम कल का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम उत्तर वैदिक के साथ। कल का लेक्चर हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आज हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा है, तो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना F6 2.0 से। आज हमने पढ़ लिया ऋग्वैदिक काल का ये दौर। आज हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 तक का काल माना जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ओके, हाँ एक बात है, पीडीएफ डाउनलोड करना न भूलें, जिसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी होती, बिल्कुल फ्री है। आप जो भी कंटेंट यहाँ से मिलता है, काफ़ी अच्छा सराहनीय कंटेंट है। जिन बच्चों ने देखा है तो उनसे पूछ सकते हो। पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर के लिए आप शिक्षा युग ऐप को इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड करें। पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट।